हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज 12th क्लास की फिजिक्स और आज है चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। और इस चैप्टर का बच्चों आज रहेगा लेक्चर नंबर 7। तो बच्चों पिछले लेक्चर में यानी 6th लेक्चर में हमने एक वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण की एक विशेष प्रकार की घटना पढ़ी थी जिसको हमने स्वप्रेरण नाम दिया था, जिसमें बच्चों क्या हुआ था कि एक ही कुंडली थी और उस कुंडली में स्वयं की धारा परिवर्तन के कारण जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ था, जिसके कारण प्रेरित धारा उत्पन्न हुई थी, उस घटना को बच्चों हमने कहा था स्वप्रेरण। तो आज रहेगा बच्चों, आज का टॉपिक रहेगा अन्योन्य प्रेरण, दैट इज म्यूचुअल इंडक्शन। यही बात आपको ध्यान रखनी है कि बच्चों स्वप्रेरण की घटना एक ही कुंडली में स्वयं की धारा परिवर्तन के कारण हुई थी और अन्योन्य प्रेरण की घटना में बच्चों क्या होगा, दो कुंडलियां परस्पर निकट रखी होंगी, क्लोज टू ईच अदर। तो अन्योन्य प्रेरण की घटना को समझना है तो बच्चों इसमें क्या होगा, दो कुंडलियां होंगी, दूसरी कुंडली पहली कुंडली के पास में होगी। तो पहली कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण दूसरी कुंडली से बद्ध चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा और उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और उसमें भी प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। पहले समझ लेते हैं, तो उस घटना को हम अन्योन्य प्रेरण कहेंगे। जैसे तो अन्योन्य प्रेरण को हम परिभाषित बाद में कर देंगे, पहले बच्चों इस घटना को समझ लें। अब ये अन्योन्य प्रेरण की घटना दो कुंडलियों के बीच में होनी है तो कई प्रकार से हो जाएगी बच्चों, तो ध्यान से समझेंगे। जैसे पहले मैं यहीं इसी साइड में बताता हूँ कि जैसे बच्चों मैंने एक ये कुंडली ली और इसमें ये धारा नियंत्रक रियोस्टेट RH से लिखते हैं धारा नियंत्रक को, और यहाँ लगा दी बच्चों एक सेल, और यहाँ बच्चों क्या लगाएंगे, दाब कुंजी। ये दाब कुंजी हो गई, K से लिख दिया है, ये सेल हो गया, ये धारा नियंत्रक हो गया। इसी के पास एक और कुंडली रखी है बच्चों, इसी के पास, लेकिन इसमें धारा का कोई स्रोत नहीं है, हमने धारा मापी लगाया है, गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया है। तो बच्चों इस कुंजी को दबाकर जब भी इस कुंडली में हम धारा परिवर्तन करते हैं तो इसमें भी एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इसी घटना को हम क्या कहेंगे, अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण एक कुंडली में धारा परिवर्तन कर देने से दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है, लेकिन शर्त यह है बच्चों कि ये कुंडली इसके निकट होनी चाहिए, नहीं बहुत दूर रख दी, मतलब इस तरीके से निकट होनी चाहिए कि इसका चुंबकीय क्षेत्र इसके स्थान तक पहुंच जाए। यहाँ से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस कुंडली से भी गुजरें, यानी इसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की रेंज में हो। तो बच्चों होगा क्या, समझते चलें कि जैसे ही बच्चों हमने इस कुंजी को दबाया, जैसे मैंने कनेक्ट कर दिया बच्चों इसको कुंजी को, तो कनेक्ट करने से पहले बच्चों क्या था, धारा शून्य थी। अब इसमें कनेक्ट करने पर कुछ धारा बहने लगेगी प्लस से माइनस की ओर, इस तरीके से। ध्यान से समझना बच्चों, घटना तो बहुत आसान है। तो जब इसमें बच्चों धारा उत्पन्न हुई इस कुंडली में, पहले शून्य थी अब कुछ हो गई, जैसे उदाहरण के लिए मान लो इसमें 5 एम्पियर करंट बहने लगी, तो 0 से 5 होने में जो समय लगा इतनी देर तक, उस समय की बात कर रहे हैं। जैसे ही कुंजी हमने दबाई है बच्चों, इसमें एक क्षणिक धारा उत्पन्न होगी। क्यों? क्योंकि बच्चों जब इसमें धारा प्रवाहित हुई, ध्यान से समझना बच्चों बारीकी से, कि जैसे ही हमने इसमें करंट फ्लो कराई, पहले शून्य थी, शून्य से बढ़ के अपने मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच गई, उतनी देर में धारा बदली। धारा जब बदली तो इससे रिलेटेड ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा इस कुंडली में बच्चों। आपको पता है कि अब देखें ये साउथ पोल की तरह बिहेव कर रहा है बच्चों। जैसे ये जो लूप हमने लिया है ऐसे, इसमें धारा ऐसे दिखा रहे हैं हम इस तरीके से, तो ये साउथ पोल की तरह बिहेव कर रहा है। देखें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
मैग्नेट के अंदर, जैसे ये मैग्नेट होती है, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर चलती हैं। वैसे बच्चों घटना बहुत आसान है, घटना बहुत आसान है। पहले घटना को समझ लें, फिर मैं इन दिशाओं की बात करूंगा कि जब धारा बदली तो धारा बदलने से चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा, क्योंकि बी प्रोपोर्शनल होता है बच्चों आई के, और फाई बराबर होता है बी ए। तो आई के बदलने से बी बदल रहा है, बी के बदलने से फाई बदल रहा है। तो आई बदला तो बी बदला, और इसके बी के बदलने से इसके चुंबकीय क्षेत्र में ये कुंडली रखी है तो इससे भी बी बदलेगा। ये जिस चुंबकीय इसके चुंबकीय क्षेत्र में रखी है बच्चों, ध्यान रखना, तो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ भी तो बदल रहा है, तो इससे गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा, क्योंकि फाई बराबर बी ए होता है। तो इसकी धारा परिवर्तन कर देने से इसके चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होता है। तो जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो गया बच्चों, तो इसमें भी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और चूंकि ये हमारा परपथ बंद परपथ है, इसलिए इसमें भी धारा बहने लगेगी। इसी घटना को हम क्या कहेंगे? अन्योन्य प्रेरण कहेंगे बच्चों। तो इसमें क्षणिक थोड़ी देर के लिए प्रवाहित होगी। ठीक, एक तरीका ये है कि अभी हमने धारा कैसे बदली थी बच्चों? कुंजी को दबा के, तो थोड़ी देर में धारा अपने महत्तम मान तक पहुंची होगी। अब कुंजी दबी हुई है बच्चों, ध्यान से सुनते जाना। अब कुंजी दबी हुई है, इसमें एक कांस्टेंट करंट फ्लो हो रही है जो अधिकतम मान तक, जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे 5 एम्पियर तक पहुंच गई थी, तो अब इसमें 5 ही बह रही है नियत। तो अब धारा नियत हो गई, चुंबकीय क्षेत्र नियत हो गया, तो चुंबकीय फ्लक्स नियत हो गया, तो इससे गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स भी नियत हो गया, यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं हो रहा, तो इसमें अब प्रेरित धारा नहीं बहेगी। अब कब बहेगी? जब कुंजी को छोड़ेंगे, तब क्षणिक देर के लिए अपने जैसे 5 एम्पियर तक बह रही है और फिर घट के 0 होगी, तब भी एक क्षणिक इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। लेकिन अब फ्लक्स घटने लगा, धारा घट रही है, तो अब भी क्षणिक जितनी देर तक धारा परिवर्तित हुई उतनी देर तक इसमें फिर एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी, लेकिन उसकी दिशा बच्चों पहले वाली कंडीशन से विपरीत होगी। पहले चुंबकीय फ्लक्स बढ़ रहा था कुंजी को दबाने पर, कुंजी को छोड़ने पर फ्लक्स घटा, उसको हम बाद में समझा देंगे। तो ये कब है बच्चों? कुंजी को दबाने पर। अब धारा किधर होगी इसको और देख लें। घटना तो बहुत आसान है, लेकिन बच्चे ये सोचते हैं कि सर प्रेरित धारा जो उत्पन्न हुई उसकी दिशा हम कैसे पता करें इन दो कुंडलियों के केस में। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो अभी बच्चों में ये बता रहा था, चलो दिशा की बात कर लेते हैं कि क्षेत्र रेखाएं मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ चलती हैं। देखो कैसे नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में प्रवेश करती हुई बंद लूप बनाती हैं। तो चुंबक के अंदर तो बच्चों साउथ से नॉर्थ चल रही हैं और चुंबक के बाहर नॉर्थ टू साउथ चल रही हैं, ये पता है आपको। तो ये बच्चों साउथ पोल बना, मैंने यहाँ बना के दिखा दिया। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स यहाँ से जो बन रही होंगी वो यहाँ से निकल रही होंगी एस से एन की ओर। ये उधर से देखेंगे तो ये हिस्सा नॉर्थ पोल की तरह व्यवहार करेगा, ये हिस्सा साउथ पोल की तरह व्यवहार करेगा। तो फील्ड लाइन्स ऐसे हैं बच्चों, ये रेखाएं देखें दूसरी कुंडली तक भी जा रही हैं, काटती नहीं है बच्चों कोई क्षेत्र रेखा, मैंने ऐसे ही हल्के से बना दिया है। तो इस कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दूसरी कुंडली से भी गुजर रही हैं, तो इन क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा बच्चों, तो इसके फ्लक्स में परिवर्तन होगा। और लौट फेर के वही बात कि जब फ्लक्स में परिवर्तन होता है तभी बच्चों विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना हो जाती है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। अब चलिए कम टू द पॉइंट, अब बात करते हैं कि अब ये जैसे ही हमने कुंजी दबाई है बच्चों, कुंजी को दबाया है उस समय धारा इंक्रीज हुई है 0 से अपने मैक्सिमम मान तक। ये मैंने उदाहरण के लिए लिखा है बच्चों 5 एम्पियर, 0 से 2 एम्पियर वही हो या 1 एम्पियर, वो डिपेंड करेगा कि सेल आप कितने सेल यूज़ कर रहे हैं, आपकी बैटरी कितनी पावर की है। तो अब हम दिशा की बात करना चाहेंगे। तो देखें अब एक बार फिर समझ लें, जब हम आई बदलेंगे तो क्षेत्र रेखाओं की संख्या भी बदलेगी। अभी हमारा आई बढ़ रहा है बच्चों, तो क्षेत्र बढ़ रहा है, तो दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स भी बढ़ रहा है। तो चुंबकीय फ्लक्स बढ़ रहा है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, प्रेरित धारा उत्पन्न हुई। अब इसमें जो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी वो उस कारण का विरोध करेगी जिससे वह स्वयं उत्पन्न हुई है। तो यहाँ चुंबकीय फ्लक्स के बढ़ने से उत्पन्न हो रही है। तो अब धारा की दिशा ऐसे होगी बच्चों के
चुंबकीय क्षेत्र को कम करने की कोशिश करेगी, तो चुंबकीय क्षेत्र को कम करने की कोशिश करेगी, या ये कह लें चुंबकीय फ्लक्स को कम करने की कोशिश करेगी, या ये कह लें चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को कम करने की कोशिश करेगी। तो बच्चों क्षेत्र कम कब होगा? जब क्षेत्र रेखाएं यहाँ इस कुंडली में इस साइड से इस साइड जा रही हैं, तो अब इस साइड से इस साइड आने लगें। इस साइड से इस साइड कब आएंगी? जब यहाँ नॉर्थ पोल बने बच्चों और यहाँ साउथ पोल बने, तभी तो साउथ टू नॉर्थ चलती हैं अंदर। हमें यहीं का तो फ्लक्स देखना है। प्रेरित विद्युत भाग बल इसी में तो उत्पन्न हो रहा है। प्रेरण की घटना दूसरी कुंडली में ही तो हो रही है बच्चों। तो यहाँ साउथ टू नॉर्थ, जब यहाँ नॉर्थ पोल बन जाएगा, इसको बड़ा करके दिखा दूं बच्चों मैं इस ध्रुव को, जैसे इसको, तो नॉर्थ पोल अगर मैं बनाऊं तो धारा देखें बच्चों ऐसे होती है, इस दिशा में हुई, यानी ऐसे आ रही है यूं, तो पहले से उल्टी दिशा में होगी, तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप आ गया। ठीक है बच्चों, तो अभी मैंने एक बात बताई, अब तो आप धारा की दिशा समझ गए। देखो कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इस दिशा में धारा बहेगी कब? जब कुंजी दबाई है। तो बच्चों जब हमने कुंजी को दबाया था, तो दबाते समय थोड़ी देर के लिए धारा में परिवर्तन हुआ था, तो क्षणिक धारा यहाँ उत्पन्न होगी। अब हम क्या करें? कुंजी को दबाने पर तो हो गई। एक घटना ऐसे भी हो सकती है कि कुंजी को हमने दबाए रखा है, इस धारा नियंत्रक से धारा के मान में हम परिवर्तन करें, धारा के मान में परिवर्तन करें तो धारा बदलेगी। तब भी अब जब तक इसमें आप धारा नियंत्रक से धारा बदलते रहोगे, तब तक इसमें प्रेरित धारा लगातार बहती रहेगी, लेकिन कुंजी को दबाने पर क्षणिक देर के लिए उत्पन्न होगी, जब तक धारा का मान बदला था। तो आप कैसे ही समझ सकते हैं, या तो आप लगातार धारा को बदल रहे हैं तो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, और केवल आप धारा नियंत्रक से धारा नहीं बदल रहे, केवल कुंजी को दबा रहे हैं, तो कुंजी को दबाते समय केवल क्षणिक थोड़ी देर के लिए ही प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, यानी थोड़ी देर के लिए ही अन्योन्य प्रेरण की घटना होगी बच्चों। तो ये सिचुएशन कब है? कुंजी को दबाने पर या धारा नियंत्रक से धारा का मान बढ़ाने पर, धारा का मान या सिर्फ इतना लिख दो संक्षेप में, धारा बढ़ाने पर, धारा नियंत्रक से धारा बढ़ाने पर। ठीक है बच्चों। तो बच्चों जिस कुंडली में तो धारा नियंत्रक से जब तक धारा बढ़ाओगे तब तक इसमें प्रेरित धारा इसी दिशा में इसी तरीके से उत्पन्न होगी, और कुंजी को दबाते समय भी धारा बढ़ रही थी तब भी इसी तरीके से होगी। कुंजी को बच्चों जब छोड़ेंगे तो अब फ्लक्स में कमी आएगी, ये फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश करेगा, अब धारा की दिशा विपरीत हो जाएगी। उसको भी बना के दिखा दूंगा मैं, घबराइए नहीं। अभी हमने केवल धारा के बढ़ते हुए क्रम के अनुसार हमने प्रेरित धारा की दिशा देख ली, इसमें ये प्रेरित धारा उत्पन्न हो गई है। बच्चों को सबसे बड़ी समस्या ये आती थी कि सर हम दिशा किधर दिखाएं। तो मेन चीज़ मैंने टाइम लिया बच्चों, 2 मिनट का टॉपिक है, वैसे तो अन्योन्य प्रेरण में सीधे सीधे कह देता कि पास पास रखी 2 कुंडलियों में से एक कुंडली में धारा परिवर्तन कर देने से दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कह देते हैं। तो इतना बता देने से पूरी समस्या का हल नहीं था, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता बच्चों। तो अब बात करते हैं बच्चों कुंजी को छोड़ने पर। जब हमने कुंजी को छोड़ा है तब क्या होगा बच्चों, उसको समझ लें। इसी फिगर में मैं समझा देता हूँ। तो पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लें, इन्हें हटा दें। ये तो समझ ही गए, इसमें तो चाहे आप धारा घटाएंगे या बढ़ाएंगे, धारा तो प्लस से माइनस की ओर ही बहनी है, बात केवल प्रेरित धारा की है। अब कुंजी को छोड़ने पर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, अब मैं फिगर बना रहा हूं बच्चों, इसका आपको दूसरा स्क्रीनशॉट लेना होगा। कुंजी को छोड़ने पर, तो बच्चों कुंजी हमने छोड़ दी यानी हटा दी, यानी कनेक्ट नहीं है। तो अब धारा बच्चों 5 एम्प, जैसे 5 बह रही थी, उदाहरण के लिए हम समझा रहे हैं, जैसे 5 यानी जो भी उसकी मैक्सिमम वैल्यू जितनी करंट बह रही थी, कुंजी को छोड़ने पर उससे 0 होगी। जितनी देर में वो 0 होगी, 5 से घट के 0, उतनी देर तक इसमें एक क्षणिक प्रेरित धारा फिर उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि फ्लक्स का मान घट रहा है बच्चों। तो अब फ्लक्स का मान घट रहा है तो क्या होगा, फ्लक्स के मान के घटने से इसमें
जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, जो प्रेरित धारा उत्पन्न हुई, वो इस दिशा में होगी कि वो चुंबकीय क्षेत्र को, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र घटने लगा, धारा घट रही है, तो इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स भी घटा, यानी चुंबकीय क्षेत्र घटा है, तो बढ़ाने की कोशिश करेगी। तो बढ़ेगा कब? जब क्षेत्र रेखाएं इसमें धारा इस तरीके से उत्पन्न हो कि इस कुंडली में जो प्रेरित धारा उत्पन्न हुई उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ वो इसी दिशा में हो, जिससे कि वो चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ा सके। तो अब इसी दिशा में उत्पन्न होना है बच्चों, तो ये साउथ पोल होगा, क्योंकि चुंबक के अंदर साउथ टू नॉर्थ चलती हैं। तो इधर साउथ पोल बनना चाहिए, इधर नॉर्थ पोल। तो इधर बच्चों जब साउथ पोल बनना चाहिए तो किस तरीके से बनेगा वो देख लें, हमें साउथ बनाना है। तो धारा देखें अब ऐसे हो गई, इस तरीके से। पहले ऐसे थी, कैसे थी? एंटी क्लॉकवाइज, और अब हो गई क्लॉकवाइज। तो अब सब ये धाराओं की दिशा मुझको बदलनी होंगी, उल्टी करनी होंगी बच्चों। ये धाराओं की दिशाएं इन्वर्ट कर देता हूँ मैं। तो अब धारा बच्चों कैसे हो गई? क्लॉकवाइज, ऐसे, ऐसे यानी ऐसे, यानी ऐसे। यही तो लूप आ रहे हैं बच्चों। धारा ऐसे आ रही है, ऐसे देखिए, ऐसे होती हुई धारा इधर आ रही है। अब विक्षेप अब दूसरी दिशा में हो जाएगा पहले से, पहले जो फिगर बनाया था। तो आ गई होगी बच्चों बात समझ में। तो धारा की दिशा को देखो पता करना कितना आसान है। तो ये घटना कुंजी को छोड़ने पर हुई और तो क्षणिक धारा, प्रेरित धारा उत्पन्न हुई। और अब हम मान लो कुंजी, हाँ अब तो कुंजी छूट ही चुकी है बच्चों, तो कुंजी दबी रहने देते, कुंजी दबी रहने देते, धारा नियंत्रक से धारा के मान को कम कर रहे होते, तब भी प्रेरित धारा उत्पन्न होती, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता। तो ये कंडीशन, धारा नियंत्रक से धारा घटाने पर भी इसी दिशा में प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। समझ गए बच्चों? तो ये रही अन्योन्य प्रेरण की घटना। और एक बात और कह देते हैं, जिस कुंडली में हम धारा परिवर्तन करते हैं उसको प्राथमिक कुंडली कह देते हैं। तो मैं यहाँ इसको P लिख देता हूँ, और ये सेकेंडरी, द्वितीयक कुंडली S। तो मैं कहाँ लिखूँ बच्चों? यहाँ लिख दूँ P फॉर, P किसके लिए लिखा है? प्राइमरी कोयल, प्राइमरी कोयल यानी प्राथमिक कुंडली, प्राथमिक कुंडली है, ये ध्यान रखना। और S क्या है बच्चों? सेकेंडरी कोयल, सेकेंडरी कोयल यानी द्वितीयक कुंडली। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब अन्योन्य प्रेरण की घटना आप समझ चुके हैं। अब हम अन्योन्य प्रेरण को यहाँ पर 2 शब्दों में संक्षेप में लिख देंगे बच्चों। तो बच्चों मैंने डेफिनेशन लिख दी है। जो अन्योन्य प्रेरण की घटना भी समझाई थी उसको 2 शब्दों में मैंने यहाँ पर स्पष्ट किया है कि किन्हीं 2 निकट स्थित कुंडलियों में से किसी एक कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे उसमें प्रेरित धारा बहने लगती है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। आप इसको और ज़्यादा बढ़ाना चाहो तो ये भी कह सकते हो, वही बात जो हर जगह लागू होगी, कैसी भी प्रेरित धारा हो, किसी भी तरीके से उत्पन्न की गई हो, कि तथा उसमें उत्पन्न प्रेरित धारा सदैव उस कारण का या उस घटना का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न हुई है। ये बात तो आप हर एक परिभाषा में लिख ही दिया करो। तो बच्चों ठीक है, ये रहा अन्योन्य प्रेरण। तो बच्चों 2 कुंडलियों के बीच ये जो घटना हुई थी अन्योन्य प्रेरण की, उसी में हम एक काम करते हैं कि 2 कुंडलियों का, एक कुंडली के लिए बच्चों स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व पढ़ा था, ऐसे ही 2 कुंडलियों के लिए बच्चों अन्योन्य प्रेरण गुणांक और अन्योन्य प्रेरकत्व होता है, उसको और समझ लें। तो अभी हमने देखा, इसको हटा दें बच्चों, ये तो टॉपिक चल ही रहा है, क्या दिक्कत है इसमें, इसे तो हटा देते हैं। अब हम अन्योन्य प्रेरण कुंडलियों के बीच का पढ़ने जा रहे हैं। तो हाँ, अभी हम आपको बताते हैं। जैसे बच्चों हमने अभी एक काम किया था कि एक कुंडली ये थी, अब धारा वारा नहीं बना रहे, ऐसी कॉन्सेप्ट
समझ लेते हैं। एक कुंडली यहाँ थी, मान लो मैं केवल एक सिंपल सा सर्किट बना देता हूँ। ये कुंजी थी और ये द्वितीय कुंडली थी, इसमें गैल्वेनोमीटर लगाया था। तो बच्चों इसमें धारा के कारण इसमें धारा उत्पन्न हुई थी, तो इसमें जो धारा बहेगी आई, उससे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये प्राथमिक कुंडली P और ये द्वितीय कुंडली S। हम ये मान लेते हैं कि पहली कुंडली में फेरों की संख्या है बच्चों N1 और इसमें फेरों की संख्या है N2। तो अभी हमने एक फिगर बनाया था कि देखो बच्चों, इसके चुंबकीय क्षेत्र में ये कुंडली रखी है, मैंने भी आपको समझाया था इस तरीके से, यहाँ फील्ड लाइंस थी। तो इसके चुंबकीय क्षेत्र में दूसरी कुंडली स्थित है, तो इससे भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं। तो इससे एक लूप से अगर φ2 फ्लक्स गुजर रहा है, तो वो फ्लक्स बच्चों इस धारा पे ही तो डिपेंड कर रहा है, क्योंकि इसका फ्लक्स इसके चुंबकीय क्षेत्र के कारण है और इसका चुंबकीय क्षेत्र इसमें बहने वाली धारा के कारण है। ध्यान रखेंगे। तो इस धारा को मैंने I1 लिखा है, जो कि प्राथमिक कुंडली में बह रही है। तो सीधी सीधी बात कि इसका फ्लक्स इस धारा पर निर्भर कर रहा है। तो बच्चों अगर इस दूसरी कुंडली में N2 फेरे हैं और एक लूप से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है, φ2 है, तो टोटल फ्लक्स लिंकेज कितना हो गया, N2 φ2। तो कहने का अर्थ ये है कि बच्चों दूसरी कुंडली का जो फ्लक्स है φ2 वो किस पर डिपेंड कर रहा है, पहले की धारा पर, पहली कुंडली की धारा पर निर्भर कर रहा है। क्यों कर रहा है वो तो समझ गए, क्योंकि जो B है वो धारा पर निर्भर करता है, ये तो आप जानते ही हो, क्योंकि B बराबर कुंडली के लिए μ0 Ni पढ़ा है आपने। और फ्लक्स डिपेंड करता है B पर, क्योंकि फाई बराबर BA होता है, तो फाई I पे ही तो डिपेंड हुआ, और इसमें तो धारा है नहीं, धारा तो इसमें परिवर्तित हो रही है। तो नेट फ्लक्स N2 φ2 प्रोपोर्शनल हो गया I1 के। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे बच्चों तो एक कांस्टेंट आ जाएगा M, तो MI1 हो गया। यहाँ जो M गुणांक आया है वो कहलाता है बच्चों अन्योन्य प्रेरण गुणांक दो कुंडलियों के बीच। ये एक कुंडली का नहीं है बच्चों, ये दोनों कुंडलियों का म्यूचुअल है एक दूसरे पर। अगर इसमें धारा प्रवाहित करते तो इसमें, अगर इसमें धारा परिवर्तन करते, ये चीज़ इसमें लगा दें तो इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती। तो ये दोनों तरीके से ये घटना हो सकती है। तो ये अन्योन्य प्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरकत्व दैट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, या इसको बच्चों हम अन्योन्य प्रेरण गुणांक भी कह सकते हैं। अन्योन्य प्रेरण गुणांक दैट इज कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो बच्चों ये दो कुंडलियों के जोड़े के लिए होता है। हम ऐसे भी कह सकते हैं बच्चों कि अगर पहली के कारण दूसरी का निकालना है म्यूचुअल इंडक्शन यानी M12, और इसके कारण इसका निकाला यानी M21, तो बच्चों ये दोनों बराबर ही आते हैं। जब हम इसको डिराइव करें तो M12 और M21 कैसे आते हैं, बराबर। इसको हम आगे करके दिखाएंगे जब हम दो परिनालिकाओं, दो समाक्षीय परिनालिकाओं का अन्योन्य प्रेरण गुणांक का जब फॉर्मूला निकालेंगे तब आप वहाँ देखेंगे कि M12 बराबर M2 बनी रहेगा। तो इसीलिए इसको सिंपली M ही कह देते हैं, चाहे पहली के सापेक्ष दूसरे का, चाहे दूसरी के सापेक्ष पहले का, वो दोनों पेयर का एक ही होगा। तो बच्चों अन्योन्य प्रेरण गुणांक, इसके मात्रक की बात कर लेते हैं। इसका मात्रक भी बच्चों क्या है, हेनरी। इसका जैसे स्वप्रेरण गुणांक का था, इसका भी बच्चों क्या है, हेनरी, जिसे हम H संकेत से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो बच्चों ये रहा अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व। अब बच्चों ये देखते हैं कि दूसरी कुंडली में कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल के चल रहे हैं बच्चों, इसे मैं हटा देता हूँ। तो पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इस चीज़ को हम यहाँ से हटा देते हैं।
अब देखते हैं कि दूसरी कुंडली में कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। क्यों होगा बच्चों? आप बोर हो गए होंगे सुन सुन के, लेकिन क्या करें बच्चों, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना का मतलब ही यही है, चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन। तो देखें बच्चों, दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल E2 फैराडे के नियम से कितना होगा? E2 बराबर माइनस N2 डेल्टा फाई 2 बटे डेल्टा T। N2 को अंदर ले जाते हैं तो E2 बराबर माइनस डेल्टा N2 फाई 2 अपॉन डेल्टा T। तो बच्चों E2 बराबर माइनस डेल्टा N2 फाई 2 के स्थान पर MI1 समीकरण नंबर 1 से लिख दिया हमने अपॉन डेल्टा T। M बाहर लिख सकते हैं तो E2 बराबर आ गया माइनस M डेल्टा I1 बटे डेल्टा T। क्लियर? ये एक्सप्रेशन आ गया बच्चों इसके लिए, विद्युत वाहक बल के लिए। अब हम बच्चों अन्योन्य प्रेरण गुणांक यानी धारा परिवर्तन पर निर्भर कर रहा है बच्चों। देखिए, यानी प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर जितनी ज़्यादा होगी, दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उतना ही ज़्यादा होगा और उतनी ही प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। यानी आपको दर बढ़ानी है। प्राथमिक कुंडली में दर बढ़ा रहे हैं, दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा बढ़ रही है ना? इंटरेस्टिंग बात। तो चलिए अब स्वप्रेरण गुणांक को परिभाषित करने के लिए, स्वप्रेरण गुणांक नहीं, अन्योन्य प्रेरण गुणांक, यहाँ से m की अगर वैल्यू निकालें बच्चों तो m बराबर कितना आएगा? माइनस E2 अपॉन डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा T, यही तो आएगा m का एक्सप्रेशन। ये तो बच्चों ट्रक सा बन गया, ट्रक बन गया। पहिए और लगा दूं? अब ट्रक बन गया बच्चों, देखो ट्रक में बैठ के जा रहा है अन्योन्य प्रेरण। तो देखें बच्चों, अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो यहाँ देखें, परिभाषा बनाने जा रहे हैं बच्चों, डेफिनेशन। तो कैसे बनेगी? यहाँ पर देखें, यदि मैं इसमें धारा परिवर्तन की दर को एकांक ले लूँ, यूनिट ले लूँ, तो m बराबर बच्चों माइनस E2 होगा, ये तो 1 हो गया। m बराबर माइनस E2 और माइनस मैंने छोड़ दिया, यानी संख्यात्मक रूप से देख रहा हूँ, यानी न्यूमेरिकली, संख्यात्मक रूप से आंकिक मान देख रहे हैं उसका, केवल संख्यात्मक रूप से। भाई माइनस तो इस बात को बताता है कि वो उस कारण का विरोध करता है जिससे वह स्वयं उत्पन्न हुआ है प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो m E2 के बराबर हो गया। देखो बच्चों कितनी सिंपल परिभाषा हो गई कि किन्हीं दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, जबकि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो। तो इस परिभाषा को बच्चों मैं अभी लिख दूंगा, समझ में आई गई है यहीं से, अब मैं समझाऊंगा नहीं, फिर समझ लें। इसी बात को, इसी कंडीशन को हमें शब्दों का रूप देना है। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखी हुई है। सीधी सी बात, पहले इस लाइन को पढ़िए। किन्हीं दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व द्वितीय कुंडली में किसके बराबर है? E2 के। और E2 क्या है? दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल। द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है कब? जब प्राथमिक कुंडली में, ये डेल्टा I1 बटे डेल्टा T क्या है? जब प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं यहाँ लिखूँगा इसकी डेफिनेशन। तो बच्चों देखो, ये मैंने अभी जो कुछ बोला था वो यहाँ लिख दिया है, एक बार पढ़ के चेक कर लेते हैं कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं। कि किन्हीं दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है, जबकि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो। ये अभी लिखी थी। ये कहाँ से आया था बच्चों? अभी हमने यहाँ समझाई दिया था। ये अभी बस केवल लिखना ही तो था, स्क्रीनशॉट ले लें। अब चलेंगे बच्चों अन्योन्य प्रेरण गुणांक से, अन्योन्य प्रेरण की घटना पर आधारित कुछ आपकी टेक्स्ट बुक में न्यूमेरिकल अगर हैं, मैं देखता हूँ तो यहाँ सॉल्व करूँगा। तो आप NCERT की बुक ले आइए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
हाँ तो बच्चों, अब आप एनसीईआरटी की बुक ले आए हैं, तो अन्योन्य प्रेरण की घटना पर इसमें एक न्यूमेरिकल दिया है बच्चों 6.9। आप अपनी बुक में देखते चलिए और मैं यहाँ कर रहा हूँ कि पास पास रखे कुंडलियों के एक युग्म का अन्योन्य प्रेरकत्व 1.5 हेनरी है, यानी एम दे रखा है बच्चों कुंडलियों के बीच का 1.5 हेनरी है। यदि एक कुंडली में 0.5 सेकंड में, यानी डेल्टा टी 0.5 सेकंड में धारा 0 से 20 एम्पियर परिवर्तित हो, यानी I1 बराबर हो गया बच्चों 0 और I2 हो गया 20। ठीक है बच्चों, तो इसमें ये पूछा है कहाँ गया, 0 से 20 हो तो दूसरी कुंडली की फ्लक्स बंधता में कितना परिवर्तन होगा, यानी फ्लक्स लिंकेजेस में कितना परिवर्तन होगा। तो यानी दूसरी कुंडली का फ्लक्स लिंकेज यानी डेल्टा N2 पूछा है बच्चों। दूसरी कुंडली का फ्लक्स लिंकेज यही तो होगा, फ्लक्स बंधता बराबर क्वेश्चन मार्क। तो अभी बच्चों हमने एक, ये तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया, ये बताया था कि N2 बराबर M I1 ये बताया था। तो अगर हमें डेल्टा N2 निकालना है बच्चों, तो इसका डेल्टा करोगे MI1, तो इसका अर्थ क्या हुआ, डेल्टा N2 बराबर M कांस्टेंट बाहर आ गया, यानी डेल्टा I1, और डेल्टा I1 बच्चों कितना हो गया 20 - 0, यानी MI2 - I1। तो M कितना है बच्चों 1.5, I2 20 - 0, तो 15 दूनी 30, 300 आएगा, एक अंक बाद दशमलव लगाओगे तो 30 वेबर आ गया बच्चों फ्लक्स। इसका मात्रक तो जानते ही हैं, वेबर होता है, तो 30 वेबर। तो ये रहा बच्चों फ्लक्स लिंकेज का सवाल अन्योन्य प्रेरण की घटना पर आधारित। तो बच्चों एक सेकंड रुके रहिए कि मैं कोई प्रेरित विद्युत वाहक बल से रिलेटेड क्वेश्चन भी देख लूँ, शायद इस बुक में हो। तो आपकी बुक में मुझे ऐसा लग नहीं रहा, एक ही दिया है अन्योन्य प्रेरण में। तो चलिए चैप्टर के लास्ट में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और करा देंगे, अभी आप एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन देखें। तो आपकी बुक में एक न्यूमेरिकल है, मैंने बच्चों करा दिया और कोई दिक्कत नहीं। अगर विद्युत वाहक बल पूछा होता तो आप ऐसे निकाल लेते, E2 बराबर अभी बताया था बच्चों हमने -M अपॉन डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा T। तो अगर प्रेरित विद्युत वाहक बल पूछा जाएगा बच्चों तो M दिया होगा, धारा में परिवर्तन दिया होगा, डेल्टा T दिया होगा, बहुत आसान न्यूमेरिकल होगा, आप अपने आप हल कर लेंगे। यहाँ मान रखेंगे तो आपको E2 मिल जाएगा। हो सॉरी बच्चों, मैं गलत लिख गया, ये क्या कर गया मैं, ठीक रहा मेरी नज़र। E2 बराबर -M डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा T। इससे बच्चों आप E2 निकाल सकते हैं। E2 दिया है, ये दिया है, ये दिया है, तो ये निकाल सकते हैं, अन्योन्य प्रेरण गुणांक निकाल सकते हैं। तो इसके न्यूमेरिकल कोई ज़्यादा टफ नहीं है। तो चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। हाँ तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो बच्चों आज का टॉपिक जो है अन्योन्य प्रेरण रहा और आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। और अगले लेक्चर में बच्चों इसी अन्योन्य प्रेरण को कंटिन्यू रखेंगे। उसमें हम दो प्रणालिकाओं के मध्य, जैसे एक प्रणालिका के ऊपर दूसरी प्रणालिका हो, यानी समाक्षीय प्रणालिकाएं हों, तो उनका अन्योन्य प्रेरण गुणांक कितना होगा, उसके लिए एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे बच्चों। और तो इस काम को कंप्लीट करिए, मिलते हैं कल उस नए टॉपिक के साथ जो मैंने अभी बताया। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।